हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लिए थे। वो प्रॉपर जो क्वेश्चंस थे वो किस पे बेस्ड थे? एनसीईआरटी पर बेस्ड थे, जो कि नीट के अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि इंपॉर्टेंट थे। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? हम नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। मोस्टली वही क्वेश्चन क्या करते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और मतलब जो आपका जो नीट का पेपर जो अब बनेगा वो भी क्या है, इसके इर्द गिर्द ही क्या करेगा, वो घूमेगा। तो हमें क्या करना है, कम से कम जो मैं आज क्वेश्चन बताऊंगा उनकी अच्छे से डिटेल से स्टडी करनी है और सॉल्यूशन देखना है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। जिस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, आपको भी क्या करना है, उसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिससे आपका क्वेश्चन सही हो जाए और आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। ठीक है, तो ये है वो सेम कंडीशन। देखें आगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2023 जो नीट का पेपर था उसके अंदर यही क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, मतलब नीचे क्या है, 2 स्टेटमेंट गिवन है हमें, उसमें एक तो है असर्शन, दूसरा क्या है, एक रीजन है। हमें पहले ये चेक करना है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं या रॉन्ग है। ठीक है, मतलब करेक्ट है या रॉन्ग, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, जिसे बोलते हैं हम असर्शन, वो क्या है, इन द इक्वेशन क्या है, मैं यहां लिख दूं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस के एन एफ ई। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम बात कर लेते हैं। एफ क्या होता है, फेरेडे कांस्टेंट, और ई क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल की हम बात करते हैं। तो ये है डेल्टा जी, ये है एन, ये है एफ, और ये क्या है अपने पास ई है। ये क्यों पूछ रहा है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस के एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी डिपेंड ऑन एन। क्या बोल रहा है कि क्या डेल्टा जी की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है या नहीं करती। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, 3 सेल हैं। मेरे पास क्या है, 3 सेल मेरे पास हैं। उस 3 सेल के अंदर प्रत्येक का जो ई की वैल्यू है, मतलब जो शब्द है उसकी ई की वैल्यू कितनी है। सपोज मैंने कितना कर दिया, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट और 1.1 वोल्ट कर दिया। सपोज करें, मतलब अप्रोच कैसे करनी है वो बता रहा हूं। 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट और 1.1 वोल्ट। हमें पता है एफ की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिसकी कितनी रहती है, अप्रोक्स 96500। जब ये सब में सेम है, ये तीनों का मैंने बोल दिया कि सेम है, तो क्या इस एन की वैल्यू में 1, 2 और 3 अगर पुट करता हूं तो क्या डेल्टा जी की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? देखो, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 96500 और 1.1 से, तो आंसर अलग आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर अलग आएगा, 3 से करूंगा तो आंसर अलग आएगा। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू एन के साथ वेरी कर रही है, मतलब अलग अलग आएगी, तो क्या होगा, डिपेंड किस पे करेगा, एन पे करेगा। मतलब जो आपके स्टेटमेंट नंबर जो 1 है वो क्या है, बिल्कुल राइट है, मतलब सही है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है, ई सेल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहले ही बात बता दूं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो इसको एक्सप्लेन यहां भी कर देता हूं कि जो एक्सटेंसिव की बात कर रहा हूं मैं, एक्सटेंसिव क्या प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब मैं बता दूं कि मान लो कोई भी प्रॉपर्टी अगर अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहां शॉर्ट में लिख दूं, मैं क्या लिखूंगा शॉर्ट में लिखा मैंने, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो ये जो डेल्टा जी है, जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। मान लो एक रूम है और एक मेरे पास, मतलब एक 10x10 का रूम है, एक मेरे पास 10x15 का रूम है, एक मेरे पास 10x20 का रूम है। तीनों की गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि जो मैटर है, मतलब जो अपने पास कोई मटेरियल है या साइज बोल दूं, वो क्या डिफरेंट है, तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट रहेगी। तो मतलब ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल आपके सही है। चलें इंटेंसिव की बात कर लेते हैं। तो इंटेंसिव क्या होता है,
इंटेंसिव, ध्यान रहे इंटेंसिव को, कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो क्या करती है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड किस पे करती है, ओनली नेचर पे, कि वो किस प्रकार का है, उसकी नेचर किस प्रकार की है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, तो मैं लिख दूं यहां पे डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ, अमाउंट नहीं, किसका लिखना है अपने को, नेचर लिखना है, डिपेंड अपॉन नेचर, कि वो जो सेल मतलब कोई भी चीज है उसकी प्रॉपर्टी की मतलब उसका क्या है, नेचर किस प्रकार का है। जैसे कि मान के चलो सेल है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं आपको पता है, तो सेल की नेचर जिस प्रकार की होगी उसकी मतलब तो कौन सा होता है आपके पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है अपने पास, बिल्कुल ट्रू है। तो आपको अब जो नीचे इसमें से क्या करना है, चूज करना है चार में से। तो ध्यान रहे इतना आपको पहले चेक करना होता है, उसके बाद क्या करना है, अब चार में से दो को हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि हमें आंसर पता चल गया। देखो यहां क्या लिखा है, फॉल्स आ रहा है, तो मतलब फॉल्स तो है ही नहीं, तो ये कैंसिल कर दिया फर्स्ट ऑप्शन। इसमें भी क्या रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो हमने फोर्थ ऑप्शन भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब दोनों में क्या रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो पहले फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ए जी इक्वल टू माइनस के एनएफ था। इसी में से क्या निकाला अपन ने, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकाली है, मतलब इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मतलब आपकी जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, दोनों ऑप्शन को ट्रू को क्या कर दिया, एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन भी उसका देख लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर ध्यान रहे 1/100 लिखते हैं, ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दिया हुआ है 0.0210 ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स है ना, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन कितना है 60 ओम। ध्यान रहे बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए ये आपको गिवन है सेंटीमोलर वगैरह, अपना इतना नहीं जाना, अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है, उसके आधार पर अपने को आगे बढ़ना है। क्या डिफाइन करना है, एक्सप्लेन क्या करना है अपने को, सेल कांस्टेंट हमें निकालना है। तो चले फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला निकालेंगे, क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, देखो हम जानते हैं कि R जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब वायर की लेंथ के ऊपर और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या लिखा फॉर्मूला, R प्रोपोर्शनल L अपॉन E। ठीक, जब इसको प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, तो क्या लिखा हमने R इक्वल टू रो L अपॉन E। अगर मुझे यहां से रो की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। तो ये क्या है अपने पास, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या है, रेजिस्टिविटी अपने पास आ गई। अब क्या होता है, हमें क्या गिवन है, कंडक्टिविटी हमें गिवन है। तो जो कंडक्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी को हम किससे नोट करते हैं, कप्पा से नोट करते हैं, ध्यान आपने पढ़ लिया होगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो मैं अलग से इसको मेंशन कर दूं दोबारा, यहां पे क्या आ गया अपने पास, कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो। जब रो की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, L अपॉन R इंटू ए। ध्यान रहे यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो L अपॉन ए होता है इसको क्या बोलते हैं हम, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो L अपॉन ए क्या कहलाया, सेल कांस्टेंट। ठीक, हमें सेल कांस्टेंट ही निकालना है। तो फॉर्मूला क्या निकाला मैंने यहां से अलग कर दिया, तो सेल कांस्टेंट फॉर्मूला क्या गया, इक्वल टू R को मल्टीप्लाई कर दिया कप्पा के साथ, तो क्या गया, कप्पा इंटू R। कप्पा कितना गिवन है हमें, 0.0210, 0.0210 इंटू R कितना है 60 ओम, 60 मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखो ध्यान रहे, पॉइंट के बाद अगर मान लो कोई डिजिट आ रहा है उसके बाद 0 आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको हम कैंसिल कर दिया। कितना बच गया मेरे पास, 0.021 इंटू 60 मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम गया, 60 को 1 टाइम जाएगा तो कितना, 60 टाइम 6 आ गया यहाँ पे, 62 कितना हो गया, 120, 126 तो कितना आ गया 126
डेसिमल कितना 3 के बाद था, तो कितना आ गया मेरे पास 1.26 आ रहा है। 1.26 देख लो, आपको ऑप्शन में से कुछ मिल रहा है क्या? मुझे तो मिल रहा है, आपको मिला कि नहीं मिला? मिल गया, तो मिल गया, तो आंसर कौन सा हो गया अपने पास? 1.26 सेमी इनवर्स। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कुछ नहीं किया, अगर आपको फॉर्मूला पहले से डायरेक्ट याद है कप्पा का, कप्पा क्या होता है? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोक, क्या होता है? कंडक्टिविटी इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आराम से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? मैं यहां पे क्या सही लिखी हुई नहीं है, क्या है? लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम माइनस ए रूट सी, ये लिखा हुआ है यहां पे। ध्यान रहे इक्वेशन क्या है। अभी क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आपको क्या है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ज्यादा क्या है, कौन सा सही है, पहले तो हमें सही चेक करना, उसके बाद कौन सा फिट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी देते हैं। चले करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, मतलब पहले की। दिस इक्वेशन अप्लाइड टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रहे जो इक्वेशन है किसने दी थी? कोलराउस साइंटिस्ट ने दी थी, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग। किसके लिए दिया? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए दिया। तो मतलब ये जो पहला ऑप्शन है क्या बोल रहा है? बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो मतलब पहला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूं। वैल्यू ऑफ द कंडक्टेंस ए, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान रहे ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है कि मतलब सॉल्यूशन का नेचर किस प्रकार का है। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या है? बिल्कुल आपने सही है। चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज द सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgSO4। और फोर्थ भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज द सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgOH। ध्यान रहे कि जो ए है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? अगर दोनों में सेम है तो सेम रहेगी, मान लो डिफरेंट है तो डिफरेंट रहेगी। देखो चेक कर लेते हैं। मेरे पास क्या है गिवन? BaCl2 मान लो मेरे पास गिवन है, इसमें से मुझे नंबर ऑफ, इसको ब्रेक करता हूं तो कैसे टूटेगा ये? Ba प्लस K2 और 2Cl माइनस 1। नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 3। अगर मुझे ब्रेक करके देखना है किसको? MgSO4 को, तो इसको ब्रेक करूंगा तो कैसे टूटेगा ये? Mg प्लस K2 और SO4 माइनस 2। नंबर ऑफ आयन कितने हो गए मेरे पास? 2। यहां नंबर ऑफ आयन 3 है, या नंबर ऑफ आयन 2 है, तो एक ही वैल्यू दोनों के लिए सेम थोड़ी रहेगी, क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है आपके पास? रॉन्ग है। चलते हैं फोर्थ पे चलते हैं। देखो BaCl2 ने ब्रेक कर रखा है, इसको ब्रेक करता हूं MgOH का होल ट्वाइस को। जब इसको ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक होगा ये? Mg प्लस K2 और 2OH माइनस 1। तो कितने नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 3। यहां भी 3 है, BaCl2 में 3 है, तो क्या लिखा है? सेम। तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से सही आ गए? ए, बी और डी। अब चेक करते हैं इसमें से ए, बी, डी कौन से हैं। देखो ए और बी सही आ रहा है, मतलब पहला तो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन डी भी आना चाहिए। ध्यान रहे ए और डी में से वैल्यू किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? डी वाले की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस क्यों डिपेंड करता है। इसमें देखो ए बी सी तो रोंग है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल कर दिया। बी और सी आ रहा था, मतलब ये भी कैंसिल कर दिया, बचे कितने? 2। बी और डी और ए और बी। तो क्या बोल रहा है इसमें? क्या लिखा हुआ है? मोस्ट एपोराइट, मतलब कौन सा ज्यादा सही मान सकते हैं। तो यहां ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे हम? फोर्थ वाला, क्योंकि हमें पता है कि तो स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए दोनों के लिए दिया हुआ है। तो यहां 3 ऑप्शन सही होने के बावजूद हमने कौन सा ऑप्शन टिक किया जिसमें 2 सही है, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी या मतलब वैल्यू क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। हमें क्या निकालना है? सेल का पोटेंशियल निकालना है। कौन सा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है। चले 2 है हमारे पास, एक तो Cr2O7 वाला है, कौन सा? Fe+2 वाला है। निकालना वही तरीका, फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख दूं यहां पे E0 इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एक चीज मैं पहले बता दूं, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल कराया तो मैंने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक यहां पे अप्लाई नहीं होगी। नहीं क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या है, रिएक्शन में दोनों के दोनों क्या है अभी आपको गिवन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, क्या होना चाहिए? क्रोमियम क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। जबकि
आयरन का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा उल्टा है यहाँ पे, ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ केस रिएक्शन में भी डिपेंड करता है, कुछ चीज डिफरेंस ज्यादा आता है। देखो कैसे, मान लो मैंने रिएक्शन लिखी Cr2O7 माइनस के 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना आएगा मेरे पास, प्लस के 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस के 6, प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो कितना आ गया, 2Cr प्लस के 3 और प्लस 7H2O। इसकी ई नोट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1.33 वोल्ट। ध्यान रहे, अब यहां चेक क्या करना है अपने को, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। देखो यहां प्लस के 6 ऑक्सीडेशन नंबर थी, यहां कितना है, प्लस के 3 है, प्लस 6 से प्लस 3 में आएगा तो क्या होगा, इसको क्या हो जाएगा, यहां पे इसका होता है रिडक्शन, क्या होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है। दूसरी बात करता हूं Fe+2 वाले की, तो ध्यान रहे इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा, ध्यान रहे। तो क्या लिखा, क्या लिखूंगा मैं इसको, Fe से ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, Fe+2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको बैलेंस करना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 तो 2 की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, अब 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो फुल रिएक्शन क्या आ जाएगी अपने पास, फुल आ जाएगी, क्या आ जाएगा, Cr2O7 माइनस के 2 प्लस 3Fe प्लस 14H प्लस एरो क्या आएगा, 2Cr प्लस के 3 प्लस 3Fe प्लस 2 और 7H2O। ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पे इसका हो रहा है, मेंशन कर दूं यहां पे मैं, यहां क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। तो मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कहां, यहां क्या होता है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, यहां पे रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, इस वाले का। क्या वैल्यू रिडक्शन के रूप में लिखी हुई है, देखो यहां से देखो रिएक्शन सेम है, ये Cr2O7 माइनस 2 है और यहां Cr प्लस के 3 है, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1.33 माइनस ई नोट एनोड की बात कर रहा हूं। तो देखो ई नोट एनोड में क्या है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन के रूप में लिखा हुआ है। तो हमें रिडक्शन के रूप में ही क्या करना है, हमेशा लिखना है। मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू हमेशा रिडक्शन के रूप में लिखेंगे। तो यहां रिडक्शन के रूप में लिखी हुई कितना आएगा मेरे पास, माइनस के 0.44। जब सोल्व करता हूं तो क्या हो गया, 1.33 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, प्लस 0.44, 437 1.77 वोल्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 1.77 वोल्ट। क्या ऑप्शन हमें मिल रहा है जी, हमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मिल गया है। तो ये क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं हम कहा आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, देखो क्या है, कोई रिएक्शन है, हमें क्या करना, जैसे भी पहले वाला क्वेश्चन किया ना उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है हमें। जो पहले वाला हमने सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें इसको भी सोल्व करना है। तो सोल्व करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता हमारा, देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखो चेक करेंगे, कैसे करेंगे हम इसको, रिएक्शन को नीचे लिख देता हूं मैं अलग से, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन एरो Mn प्लस के 2 प्लस 4H2। दूसरी रिएक्शन क्या गिवन है हमें, देखो यहां पहले इसको मैं एक को अलग से सेपरेट कर देता हूं। MnO4 में से जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो अगर मान लो किसी को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना नहीं आता है तो उसको बता दूं, मान लो ये है मेरे पास MnO4 माइनस, इसका मुझे क्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसका निकालते हैं, मैग्नीज का निकालेंगे इसके अंदर। वैसे अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो इसको क्या मान लिया, X माइनस, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस के 2, तो 4 के लिए कितना हो गया, क्या लिखूंगा मैं, 4 × 2 माइनस पहले लगा दिया मैंने आगे ना, इक्वल टू लगाने के बाद जो ऊपर चार्ज लग रहा है ना वो हमेशा इक्वल टू के बाद में आता है। तो क्या लिखा मैंने, माइनस का 1। सोल्व करूंगा कितना आएगा मेरे पास, x माइनस का 8 इक्वल टू माइनस के 1, और आगे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, इसको ट्रांसफर किया तो क्या गया, x इक्वल टू प्लस के 8 माइनस 1 इक्वल टू प्लस के 7। तो x का जो आ गया कितना आ गया मेरे पास, प्लस के 7 आ गई। अब प्लस 7 से कहां जा रहा है, ये प्लस के 2 के अंदर।
तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है, डिक्रीज होता है, तो क्या ले बोलते हैं उसको हम मेंशन करते हैं क्या, रिडक्शन। क्या मेंशन करेंगे हम, रिडक्शन। अब दूसरे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ध्यान रहे, ये जो भी लिखा हुआ है इसमें क्या होना है, ऑक्सीजन पे देखो O2 है, O2 ध्यान रखिए, ध्यान अप्रोच करना है क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, ये O2 अगर यहां दिया हुआ है तो O2 जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में रहता है उसको ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होगा तो ऑक्सीजन पे कितना होता है, या -2 आएगा, तो कमी होगा तो रिडक्शन के रूप में लिखा, तो हमें क्या करना है, इसको ऑक्सीडेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन के रूप में जब इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, रिएक्शन उल्टी करेंगे तो H2O एरो हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसमें देखो, इसका ऑक्सीजन नंबर निकालना मुझे, मान लो ऑक्सीजन के अंदर, तो कैसे निकालूंगा, ऑक्सीजन को X मान लिया और H का कितना होता है +K2, उधर जाएगा क्या आएगा -K2। तो यहां क्या है, इसका ऑक्सीजन नंबर -K2 है, इसका कितना है 0 है ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में, तो यहां क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो होगी रिएक्शन। अब इसको हम ऐड करके क्या करेंगे, फुल रिएक्शन लिख लेंगे, जो कि हमें नीड नहीं है। अब क्या करते हैं हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, ई नोट निकालना है। तो ई नोट निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड पे क्या होगा, हमेशा कैथोड पर होता है, आपको पता है, मैंने बता दिया, बार बार बताया है मैंने, क्या होता है, यहां पे होता है रिडक्शन और यहां क्या होता है, इस पे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, ऊपर वाले का। तो वैल्यू हमें क्या करना है, रिडक्शन के रूप में लिखना है। तो देखो यहां Mn+2 से MnO4 माइनस, मतलब ऑक्सीडेशन के रूप में लिखा, हमें क्या लिखना है, इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, +K1.51 माइनस, हमें क्या लिखना है दूसरी वैल्यू, ये किसके रूप में लिखी हुई है, रिडक्शन के रूप में लिखी हुई है, इसको उल्टा करके हमने ऑक्सीडेशन के रूप में लिखा था। तो ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज हमने क्या लिख दिया, +1.223। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, 1.51 में से 1.223 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा, देखें, देखो ये 0 लगा दिया, 10 में से 3 गया तो कितना बच गया, 7। ठीक, यहां 7 पहुंचते आंसर को क्या करना, क्लिक करना, रोक देना अपने को। क्या इनमें से कहीं 7 मिल रहा है, क्या यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, तो मतलब 2 को यहीं उड़ा दो। ठीक, बचा कौन सा, आगे चलते हैं, यहां कितना बच गया, 10 में से 2 गया तो क्या 8 आ रहा है, 5, अब या 5 में से मतलब 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2, और 1 में से 1 गया तो 0.287 वोल्ट आ रहा है क्या जी, 0.287 प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा, तो माइनस वाला उड़ा दो। तो आंसर कौन सा बच गया अपने पास, सेकंड वाला। ये क्या बोल रहा है, क्या ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी, देखो रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, प्रोडक्ट के रूप साइड मिल रही है, तो क्या गया अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं क्या है, डिफरेंट क्या है, नीट के पेपर में आए हुए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो नीट के पेपर में आ चुके हैं, ताकि आपको पता चले कि कहां से क्वेश्चन हम अप्रोच करते हैं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या बोलता है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल विच द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इसमें क्या करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है हमें, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ई सेल इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन log 10 की बेस केसी बोलते हैं। तो केसी में क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मैंने बताया था कि जिसपे अगर कंसंट्रेशन गिवन नहीं होती उसकी कंसंट्रेशन हम 1 मान लेते हैं, और जिसकी गिवन होता है उसको कम काउंट करें। तो प्रोडक्ट कौन सा आ गया, पहले ऊपर वाला, तो क्या लिखा मैंने 0.001 डिवाइडेड बाय कितना है, देखो इस पे कोई आगे नंबर कुछ नहीं है, मतलब मोलिकुलरिटी कुछ नहीं है इसके अंदर आगे, तो मतलब 1 मान लेंगे। और दूसरे में क्या है 2Ag प्लस, तो मतलब 2 क्या है, स्क्वायर में चला जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास 0.001 का स्क्वायर। ये किसके लिए लिखा मैंने, यहाँ पे Ag प्लस का स्क्वायर के रूप में लिखा, और यहाँ क्या था Ni प्लस के 2 के रूप में लिखा। मैंने वैल्यू पुट करी है, ये मल्टीपल में नहीं है, ये तो मैंने एक्स बताने के लिए कि किसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करना का तरीका वही, ई सेल इक्वल टू ई नोट की वैल्यू कितनी है 1.05 माइनस 0.0591, एन देखो एन कितना है प्लस के 2, मतलब मैक्सिमम कितनी वैलेंसी हमें लेनी होती है, तो कितना हो गया 2 log 10 की बेस। देखो
क्या आएगा 0.001 अपॉन 0.001 इंटू 0.001। एक से एक कैंसिल कर दिया क्योंकि कैंसिल हो रहा है मेरे पास सीधा सीधा। तो क्या किया मैंने आगे, ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा 0.0295 लोग 10 की बेस। तो नीचे क्या लिख दिया मैंने इसको 10 की पावर माइनस की 3 लिख सकता हूं उसको मैं, क्योंकि पॉइंट आउट करेगा कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3। अगर ये ऊपर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो वैल्यू सोल्व करता हूं आगे मैं, ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 आगे क्या लिखूंगा log 10 की बेस 10 की पावर 3। तो ध्यान रहे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो मैंने log बनाया ना इसको मैं अलग से लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, जब भी log 10 की बेस 10 की पावर x होता है तो क्या होता है इसका x इंटू log 10 की बेस 10 लिख सकता हूं इसको मैं। तो जब इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, लिखने के बाद देखो ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 3 लोग 10 की बेस 10। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो ये तो क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास, इधर मैं अलग से मेंशन करता हूं इसको। क्या करूंगा देखो, ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 5 को 3 से किया तो कितना 5 1 कितना 27 28 8 2 6 और 8 कितना आएगा 0.0885। इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 2 जीरो और लगानी पड़ेगी मेरे को क्योंकि 4 के बाद है। 10 में से गया 5 गया तो कितना बच गया मेरे पास 5, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक, और 5 मतलब 4 नहीं 9 4, 14 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा मेरे पास, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6, उसके बाद 9 में से 0 गया तो 9। तो ये मेरे पास आंसर क्या गया 0.9615 वोल्ट। क्या मिल रहा है क्या जी, 4th नंबर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.9615 वोल्ट आ रहा है। कुछ नहीं करना, नेन सेट इक्वेशन लगानी है, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन। देखना है मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है, लोग केसी की वैल्यू पुट करके हमें आंसर क्या करना है, सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए, लेमडा एम NaCl HCl CH3 COO Na गिवन है, 1 इसकी वैल्यू गिवन है हमें। इफ द कंडक्टिविटी ये गिवन है हमें, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का निकालना पड़ेगा। तो इसके 2 तरीके हैं, देखो 2 काम करना पड़ेगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। तो पहले हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने से पहले क्या चाहिए, लेमडा एम की वैल्यू हमें चाहिए होगी। किसकी वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा इक्वल टू लेमडा एम, मतलब क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन लेमडा सी, मतलब कंसंट्रेशन। इसके हिसाब से हम जो निकालेंगे ना, ये वैल्यू तो यहां पुट करेंगे और लेमडा हम का एम का फॉर्मूला अलग होता है। लेमडा एम का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कौन सी वाली, ये लिखी हुई ना 0.001028 मोल, तो ये है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की। कप्पा कितनी है 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। इससे पहले लेमडा एम निकालो, और इसके मैंने पहले लास्ट वाली क्लास में बताया था, इंपोर्टेंट कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन था। मैंने इसका आंसर कितना आया 390 पॉइंट समथिंग आया था। ये सेम वैल्यू है तो यहाँ भी कितना आएगा 390.5 के अराउंड इसका आंसर आएगा अपने पास। तो उसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे किसकी, एल्फा की वैल्यू। चलो सोल्व करते हैं इसको हम डिटेल से। तो पहले हमें क्या निकालना है, लेमडा एम की निकालना है। तो लेमडा एम कैसे निकालेंगे, देखो लेमडा एम इक्वल टू कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.001028, ये हमें गिवन है। तो लेमडा एम इक्वल टू कितना आ गया 4.95 को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, इंटू 10 की पावर माइनस को 5 को ऐसे लिख दिया, और 1000 को लिख दिया मैंने 10 की पावर 3। नीचे कितनी है 1 2 3 4 5 6
6 डिजिट है तो मैं क्या लिख दिया इसको 1028 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। माइनस की 5 से माइनस की 6 कैंसिल किया तो कितना बच गया माइनस के 1। ऊपर जाएगा तो किसमें आ जाएगा प्लस के अंदर आ जाएगा। तो सोल्व करता हूं आगे। लेमडा एम इक्वल टू 4.95 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1028। सोल्व करना है हमें। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं उसके साथ, मतलब 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 49500 अपॉन 1028। जब इसको सोल्व करता हूं तो सोल्व करने में क्या है टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं इसको मतलब कैलकुलेटर सोल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या आएगा, वैल्यू है 49500 डिवाइडेड बाय 1028, कितना आ गया 48.15 आया। कितना आ गया 48.15 वैल्यू आई किसकी, मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट आपको पता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। यूनिट आ गई, ठीक। ये तो आई लेमडा एम की वैल्यू। अब लेमडा सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लेमडा सी की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रहे हमें क्या करना है, लेमडा सी की वैल्यू के लिए पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। पूरी प्रोसेस क्या है, वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसमें मैं क्या है एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, तो मैं वहां सोल्व करता हूं, उसको मैं वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, मैं उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं ना। ये देखो वही क्वेश्चन जो हमने लास्ट वाली क्लास में मतलब वही वैल्यू 126.45, 426.16 और 91.0। इसको मैं यहां सोल्व करके वैल्यू वहां पुट करता हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी करवाया, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से नीट में 2 बार आ चुका और मोस्टली यही क्वेश्चन बार बार क्या करता है, रोटेट करता रहता है। तो मैं यहां इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl एंड CH3COO Na। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखो लेमडा इनफाइनाइट NaCl को अगर मुझे ब्रेक करना है तो कैसे करूंगा, लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस 1। दूसरा है लेमडा इनफाइनाइट HCl, लेमडा इनफाइनाइट H प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस 1। लेमडा इनफाइनाइट CH3COO Na है मेरे पास, तो क्या आ जाएगा लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस। ये मेरे पास है। मुझे चाहिए क्या, मुझे आंसर निकालना है किसका, CH3COOH का। तो मैं इसको अलग से ब्लॉक बना देता हूं। क्या आएगा, C लेमडा इनफाइनाइट CH3COOH ब्रेक करूंगा, क्या होगा लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस लेमडा इनफाइनाइट H प्लस। तो अब क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले सबको तोड़ देना है। अब मुझे क्या चाहिए, राइट साइड के अंदर, मतलब इस एरो के राइट साइड में ये चाहिए और H प्लस चाहिए। बाकी सब क्या हो जाना चाहिए, बाकी सब कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माना इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इसको एक माना इक्वेशन नंबर 2 दे दी, इसको माना क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ये सेम एग्जांपल दोबारा करा रहा हूं मैं, तो आपको आई थिंक आ रहा होगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, तो फॉर सॉल्यूशन हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को प्लस करके इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देना, माइनस कर देना। हमें 2 को और 3 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, इसको माइनस करूंगा तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो मैं सोल्व करता हूं, एक लिख देता हूं पूरा। लेमडा इनफाइनाइट सेकंड वाले को जोड़ता हूं पहले, H प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और लेमडा इनफाइनाइट H और Na प्लस। माइनस क्या करना है, लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस और माइनस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना है। तो क्या होता है, देखो यहां सब वैल्यू प्लस में है, यहां देखो लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस माइनस में है, यहां किस में है, प्लस में, तो दोनों कैंसिल कर दिया। Cl माइनस 1 को Cl माइनस 1 से कैंसिल कर दिया, क्या बच गया मेरे पास, लेमडा इनफाइनाइट H प्लस और लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। यही तो हमें चाहिए था। ऐसे क्या करना है, इसकी वैल्यू को भी हमें क्या करना है, सोल्व इसी इक्वेशन के थ्रू सोल्व करना है। तो मतलब सेकंड और थर्ड वाली वैल्यू को ऐड करके और पहली वाली वैल्यू क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ऐड करते हैं, चलो यहां कर देते हैं अलग से। तो सेकंड कौन सा है, 426.16, इसमें प्लस क्या करना है हमें, 91 प्लस करना है और माइनस कितना कर देना है, 126.45। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 0.16 ऐसा का ऐसा, 6 और 1 कितना हो गया 7, 2 और 9 कितना हो गया 11 और कितना हो गया अपने पास 517.6
माइनस के 126.45। चलो माइनस करते हैं, 6 में से 5 गया तो कितना बच गया 1, और 11 में से 4 और कितना हो गया 11 में से 4 गया तो कितना बच गया मेरे पास 7 पॉइंट। चलते हैं ना आगे, देखो अगर मेरे पास क्या है 6 में 6 गया तो 0, और 51 में से अगर 12 ले जाएगा तो कितना 390.71। आंसर कितना आ गया मेरे पास 390.71। क्या इसमें ऑप्शन मिल रहा है जी? ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही है। आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर आपको नीट के एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। हर 1 साल या 2 साल बाद आप क्या करता है, क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। ऐसे और भी क्या करना है, एग्जाम्पल आपको निकालने हैं। चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन की ओर। ये रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 390 आई थी, 390.5 मान लेते हैं हम राउंड फिगर के अंदर। तो ये हमने सोल्व कर लिया है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर हम सोल्व करेंगे आगे, तो ये वाला इसकी वैल्यू कितनी है एल्फा इक्वल टू लेमडा एम की वैल्यू कितनी आई 48.15 डिवाइडेड बाय 390.5। जब इसको मैं सोल्व करता हूं तो सोल्व में डायरेक्ट कर लेता हूं, क्या आएगा मेरे पास, सोल्व कर लेता हूं तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 0.0 वो कर लेता हूं एक बार ना, देख लेते हैं। 48.15 डिवाइडेड बाय 390.5, आंसर कितना है मेरे पास 0.1233 आंसर आ रहा है मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है आपके इसका क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करना है, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब मोलर कंसंट्रेशन। उससे लेमडा एम की वैल्यू निकाल के डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा इक्वल टू लेमडा एम अपॉन कंसंट्रेशन, लेमडा कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई करते हुए हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.1233। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ हमने एक क्वेश्चन और कर लिया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखो 2 हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है, हमें दिख रही है, आपको मुझे दिख रही है। हमें क्या करना है, वैल्यू गिवन है, हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इजीली कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर तो हमें सोल्व करने में। चले फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया मैंने, ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। हमें पता है एनोड पे क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है हमेशा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा पता है आपको, ट्रिक लगाओ अपनी। ट्रिक कौन सी थी, लेके बारात श्रीकाना मजे से आना, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी है छापा। तो जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी आधार पे हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो लेके बारात श्रीकाना मजे से आना, आना मतलब क्या बताया था मैंने, एल्यूमिनियम। मन जो करे फेंक दे, कोई मतलब कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट, ये ऊपर आता है तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, ये नीचे है इसका क्या होगा रिडक्शन। तो हमें रिडक्शन के रूप में क्या लेना है, कोबाल्ट लेना है। कोबाल्ट देखो क्या है +3 से +2 में आ रहा है। किस में आ रहा है, +2 से +3 में आ रहा है। कोई नहीं सुंदरी प्यार भरी छापा, सही है। तो जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो वैल्यू पुट करें कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, देखो चलिए वैल्यू पुट करते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। तो क्या आएगा, ई नोट इक्वल टू कैथोड की जगह होगा रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में देखो क्या है वैल्यू आएगी, देखो यहां क्या है CO+3 से लेकर CO+2 में आ रहा है। तो CO+2 से देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, CO+2 से CO+3 है, क्योंकि हमारे पास +2 है +3 है, तो ये क्या है वैल्यू यहां मिस्टेक है। तो हमें क्या लिखना है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें किसके रूप में लिखना है, इसको रिडक्शन के रूप में लिखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में, तो 1.81 आई वैल्यू, माइनस देखो यहां कितना है, Al से एल्यूमिनियम +3 है, तो किसके रूप में लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन के रूप में लिखा हुआ। हमें किस में लिखना है, रिडक्शन के रूप में लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करते क्या आ जाएगा, -1.66। जब इसको सोल्व करता हूं तो क्या आएगा 1.81 माइनस माइनस क्या होगा मल्टीपल में +1.66। जब इसको आगे सोल्व करता हूं तो सोल्व करना क्या है, आपको 80 तो करना है। 6 और 1 कितना होता है 7, 8 और 6 कितना होता है आपके पास 14 पॉइंट, और कितना हो गया 1 और कितना हो गया 1 3। आंसर कितना आ गया, प्लस के 3.17 वोल्ट आपके आंसर आ गया।
हमें कुछ नहीं करना है, ये आपके पास फॉर्मूला गिवन है, ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ध्यान क्या रखना है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। वैल्यू हमें सही से चेक करके कि किस रूप में लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन के रूप में लिखा हुआ है, रिडक्शन के रूप में लिखा हुआ है, उसको सोल्व करते हुए हमें क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल विद सेल रिएक्शन। हमें क्या है, ई नोट गिवन है, एफ गिवन है, हमें क्या निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, पहला वाला क्वेश्चन था उसके अंदर फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू आता है माइनस के एन एफ ई। एन की वैल्यू कितनी है, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, एन की वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है 2, तो क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है किस साथ, 2 के साथ। एफ की वैल्यू कितनी है 96487। आप सोचोगे कि 96500 होती है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू कुछ और दी हुई तो हमें वो मान के सोल्व करना है, हमें अपने हिसाब से नहीं करना। जब क्वेश्चन में अगर वैल्यू नहीं दी हुई होती है तो हमें क्या मानना है, 96500 फेरेड कांस्टेंट की वैल्यू माननी है। चले इनटू ई की वैल्यू कितनी है 1.1, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को अगर 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 2.2 इंटू 96487। मल्टीप्लाई अलग से कर लेता हूं, देखो 96487 को अगर मैं 2.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 14, मतलब 2 7 14 1 16 और 17 8 और एक 9 12 1 18 और 19 इंटू सेम 19297 4 7 और 4 कितना होता है 11, आगे 17 12 11 और 2 पॉइंट लगाना है 2 डिजिट के बाद में, तो कितना आ गया 2122 माइनस के 2122 7.14 जूल एनर्जी मिली। क्या आंसर आपको मिल गया, जो जूल मोल इनवर्स आपको एनर्जी मिली, क्या आंसर आपको मिल गया। इसमें तो पॉइंट नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करके देखना है। तो किलो जूल में कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, देखो किलो जूल में इसको चेंज करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, सॉरी डिजिट क्या है 1 है, सॉरी डिजिट क्या है 1 है, यहां नहीं आएगा, डिजिट क्या है यहां, तो इसको करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास 2 माइनस के 212.2714 किलो जूल मोल इनवर्स। ये मेरे पास आंसर आ गया। क्या ये मिल रहा है मुझे, माइनस के 212 किलो जूल। सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ध्यान रखना है, वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए आपकी। अगर कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है, सही निकलेगा। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने पहले कर लिया। चलें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोलता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.07 मोल एसिटिक एसिड इज 20 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज, ये है, मान लो ये वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। हमें क्या करना है, इसके अंदर आयनिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आयनिक कांस्टेंट, यहाँ के क्वेश्चन मिस्टेक थोड़ी सी, तो हमें क्या निकालना है, आयनिक कांस्टेंट निकालना है। चलें निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन। जैसे लास्ट वाले फॉर्मूले में कितना निकाला था, लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर 390.5 निकाला था, तो यहां क्या गिवन है, हमें H प्लस की गिवन है और हमें CH3 C की गिवन है, हमें ऐड कर देना। तो लेमडा m की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 350 प्लस 50 कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 100, वो मतलब 400 कैंसिल किया, 0 से 0, 2 से कितना टाइम किया अपने पास, इसको सोल्व किया तो 20, 1/20 इसका आंसर आ गया। किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। आयनिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, K इक्वल टू C एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। ठीक, यहां ध्यान रहे, अगर वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चेक करना है इसको। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, सो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, देखो इधर
के की वैल्यू हमें क्या है निकालनी है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए एक तो एल्फा चाहिए होगा। ध्यान रहे ये 1 माइनस जो एल्फा है इसको हम क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं 1, क्योंकि जो एल्फा की जो मतलब एल्फा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 से बहुत कम होती है। तो इसको क्या करते हैं हम 1 माइनस एल्फा को 1 ही कंसीडर कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास सी एल्फा स्क्वायर। क्या क्या आंसर सी एल्फा स्क्वायर। सी कितना गिवन है देखो 0.007, तो वैल्यू पुट करता हूं कितना है मेरे पास 0.007 इंटू एल्फा की वैल्यू कितना आ गई 1/20 इंटू 1/20। सोल्व करता हूं कितना आएगा 0.007 इंटू 1 क्या आ गया मेरे पास 400 आ गया मेरे पास। इसकी दो जो जीरो है इसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं 0.007 इसको मैं ऐसे नहीं करके इसको मैं ऐसे लिखता हूं 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर 2। इस 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर 5 हो जाएगी माइनस के अंदर, तो कितना आ गया 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 डिवाइड बाई 4। तो हमें क्या करना है 4 को डिवाइड करना है 7 से, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, तो क्या गया कितना बच गया 3, कितना मतलब कितना बच गया 3 में जाएंगे 0, तो पॉइंट कितना टाइम जाएगा 7 टाइम, तो 7 टाइम कितना 28, कितना 25 1.75, तो आंसर कितना आ गया 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। क्या ऑप्शन में आंसर मिल रहा है चेक करते हैं 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5। पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया, तो पहला ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। ध्यान रहे सबसे पहले क्या किया हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला। फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जो भी हमें सॉल्यूशन है उसका बात करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया एल्फा की वैल्यू का पुट करी हमने आयनिक कांस्टेंट निकालने के लिए क्या इक्वल टू क्या था सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। 1 माइनस एल्फा को हमने क्या कंसिडर कर लिया 1 कंसिडर कर लिया और आंसर हमने सोल्व कर लिया। अगर इससे आंसर नहीं आता है तो हमें क्या करना है 1 माइनस एल्फा में वैल्यू पुट करके लंबा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखो द नंबर ऑफ फेराडे एफ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। इसका एटॉमिक मास कितना है कैल्शियम का 40 दिया हुआ है, तो हमें इसका कंसिडर करना है निकालना भी है। चलो करते हैं सोल्व। केवल किसका निकालना है कैल्शियम की बात कर रहा हूं, पूरे का नहीं निकालना है, पहले ध्यान रहे क्योंकि फॉर्मूला चलो फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला क्या आता है फेराडे का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा क्या होता है W इक्वल टू जेड आई टी। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू जेड आई टी, तो जेड इसमें क्या होता है I और T को क्या कंसिडर कर लूंगा मैं Q कंसिडर कर लूंगा। क्या करूंगा मैं यहां कंसिडर Q कर लूंगा Q, और जेड क्या हो जाएगा यहां पे देखो 20 ग्राम गिवन है हमें, यहां पूछ रहा है नंबर पूछ रहा है नंबर कैल्शियम 40 E Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड क्यू। Q इक्वल टू हमें मान लो ये है उसमें नंबर निकाल लेंगे इसके लिए Q द नंबर ऑफ फेराडे कांस्टेंट F की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा इसके अंदर W इक्वल टू W अपॉन जेड। W कितना है 20 40 2, चलो देखते हैं ये क्या आ जाएगा अपने पास जेड आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जेड की वैल्यू क्या होती है E अपॉन वैलेंसी। फेराडे कांस्टेंट में क्या होते हैं E अपॉन 96500 होता है, लेकिन हमें क्या करना नंबर निकालना है, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उसको वैलेंसी मान के E अपॉन वैलेंसी बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग। तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम में कितना होता है 20 होता है, तो Q इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 20 अपॉन 20 बाई 2, 20 से 20 कैंसिल किया तो कितना बच गया मेरे पास Q इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ फेराडे कितना हो गया मेरे पास 1 आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि पहला आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है देखो ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड। कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा हमें, तो देखो H2SO4 हमें गिवन है, इसको मान लो ब्रेक करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे पास 2H प्लस SO4 माइनस के 2। साथ में अगर मैं H2O को ब्रेक करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे पास H प्लस OH माइनस। ये है मतलब ये तो क्या है
मतलब अपने पास क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर लिया किसकी, H2SO4 और H2O, दो सॉल्यूशन हो सकते हैं मेरे पास। अब मुझे एनोड और कैथोड में रिएक्शन कौन कौन सी होगी उसकी बात करना है, तो मैं बात कर रहा हूं किसके ऊपर, पहले एनोड की बात कर लेता हूं। एनोड में क्या है मेरे पास, मान लो 4OH माइनस आयंस है, जब इसको ब्रेक करूंगा तो किसमें टूटेगा, ये 2H2O प्लस O2 और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कैथोड में रिएक्शन क्या होगी, कैथोड रिएक्शन होगी 4H प्लस, रिएक्शन करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ और क्या बना लेगा, 2H2 बना लेंगे। तो देखो इधर, और हमें चेक करना है ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। देखो यहां ऑक्सीजन पे जब मैं बात करूंगा तो कितना आएगा, -2, यहां ऑक्सीजन पे कितना आएगा, 0। तो यहां क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो कहां आएगा, एनोड पे होता है। यहां क्या है, यहां पे H प्लस है, तो H प्लस अभी कितना है, +1 में है। यहां कितना है, मैंने बताया फ्री स्टेट में किसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहां क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर एनोड पर कौन सी गैस बाहर निकल रही है। तो एनोड पर देखो H2O है और ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो रही है। तो ऑक्सीजन गैस जब रिलीज होगी तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। कुछ रिएक्शनें भी आपको लर्न करनी पड़ेगी कि रिएक्शन किस प्रकार से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इन अ टिपिकल फ्यूल सेल, एक कोई सेल फ्यूल सेल है, तो फ्यूल सेल में देखो ये जो आपको ऑप्शन गिवन है, साफ पता चल रहा होगा कि हमें इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, एज ए फ्यूल के रूप में क्या करते हैं, यूज लेते हैं। फ्यूल के रूप में हम क्या लेंगे, इसको यूज लेते हैं, जिससे क्या होता है, H2 गैस, H2 क्या होता है, बाहर प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है, प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा। तो टिपिकल फ्यूल सेल के अंदर हम किसका यूज करते हैं, जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन के रूप में यूज लेते हैं। तो जब सॉल्यूशन के रूप में यूज लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, H2O प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन में चलते हैं हम इसके अंदर। तो देखो पहले बात करता हूं एनोड के लिए। तो एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो गैस है, मान लो ये हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्या करेगी, ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन कैसे होगा, 2H प्लस और बाहर क्या निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा कैथोड पे अगर मैं बात करूंगा तो कैथोड पे क्या होता है, इसके अंदर कैथोड पे होगा हाफ मोल, मतलब इसके अंदर क्या है, हाफ मोल O2 अगर रिएक्शन करेगी, किस साथ रिएक्शन करेगी, ये 2H प्लस के साथ, और साथ में क्या ले लिए, मान लो सपोज 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, H2O प्राप्त होता है एज ए प्रोडक्ट। तो देखो इन ऑप्शन में से आपको पहले से पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगी तो क्या मिलेगा अपने पास, H2O मिलता है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है इसका अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, देखो फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe+3 2I- 2Fe+2 I2, इनोड सेल की वैल्यू हमें गिवन है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन हमें निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन कितना ही कर लो, बार बार वही रिपीट करेगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, बस डेल्टा जी इक्वल टू क्या आता है, -KNFE आता है। एन की वैल्यू कितनी है, देखो इसके अंदर वैलेंसी सोल्व होगा तो कितना आएगा, -2 इंटू एफ कितना है, एफ गिवन है हमें 96500 इंटू ई कितना है 0.24। सोल्व करना है, सोल्व करेंगे कैसे, मल्टीपल करना है, जो इक्वेशन आप खुद करोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इस आज की सेशन में 2 या 3 बार हमने कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, फॉर द सेल, मतलब वही, मतलब बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नैनसेट इक्वेशन और गिव्स फ्री एनर्जी। समझ आ रही है मेरी बात, 2 क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखो वो सेम क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। देखो ध्यान रखें, ई सेल इक्वल टू क्या आता है, ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय वैलेंसी देखनी है, वैलेंसी कितना है, यहां क्या लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 1 log 10 की बेस क्या लिखा हुआ है, हमें निकालना है Kc की वैल्यू निकालनी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ई सेल कितना है, ई सेल हमें गिवन है, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो क्या मान ला है, 0 मान लो। तो 0 इक्वल टू ई नोट कितना है 0.59, ये भी कितना है 0.59 ही गिवन है, तो हमें 1 नहीं काटने लिखना, माइनस 0.059 log 10 की बेस Kc।
अगर मैं इसको क्या करता हूं, ट्रांसफर करता हूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या चल जाएगा, पूरा इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.059 log 10 की बेस के सी इक्वल टू 0.59। इसको मुझे रख के क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो क्या आएगा, log 10 की बेस के सी इक्वल टू 0.59 माइनस अपॉन 0.059। सोल्व करूंगा, कितना आएगा मेरे पास, 10 की पावर माइनस के 1 बचते हैं, या इसको मैं ऐसे लिख दूं उल्टा, ऊपर ऊपर आएगा कितना आएगा, ये 10 की पावर प्लस के 1 हो जाएगा। तो log 10 की बेस के सी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 10 की पावर 1 आ गया या 10 आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका log लेना पड़ेगा, या तो log ले लूं या फिर इसका ले लूं, एंटी log लेता हूं। तो इसको मैं log के रूप में लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, log के रूप में लिखने पर log 10 की बेस के सी इक्वल टू log 10 की बेस 10 की पावर कितना आएगा मेरे पास, इसके अंदर 10। इसको मैंने पहले अभी क्वेश्चन करवाया था कि log 10 की बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कहां चल जाएगा, पावर में चल जाएगा। तो पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 10 की बेस 10 की पावर 10। तो log से log कैंसिल कर दिया, क्या बच गया मेरे पास, kc इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 10। क्या ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, 1 इंटू 10 की पावर 10, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको मिल रहा है। मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रहे, सब कुछ काम अप्रोच का है, अगर अप्रोच सही है तो आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो कि क्या है, अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सेम कंडीशन, बार बार मैंने वही क्वेश्चन करवाया है। इसको क्या करना, ब्रेक करना। ब्रेक करते हैं, लेमडा इनफाइनाइट H2SO4 को ब्रेक करूंगा। क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा तो लेमडा इनफाइनाइट 2H प्लस लेमडा इनफाइनाइट SO4 माइनस की 2, लेमडा इनफाइनाइट K2SO4 ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, लेमडा इनफाइनाइट K प्लस लेमडा इनफाइनाइट SO4 माइनस की 2, लेमडा इनफाइनाइट CH3COOK ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट K प्लस। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए CH3COOH। इसको ब्रेक करने पे कैसा कैसा मिलता है, लेमडा इनफाइनाइट CH3COOH, लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और लेमडा इनफाइनाइट H प्लस चाहिए। इसने क्या कर रहा है, इसको जो E की वैल्यू है X मान ली, इसकी Y मान ली, इसको Z मान ली। हमें ये पूछ रहा है कि इसमें रिलेशन क्या आएगा। तो रिलेशन देखने के लिए क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको प्लस कर दूं, प्लस करने में मिलेगी, और क्या इसको प्लस करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड को प्लस करना पड़ेगा और सेकंड को क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। देखो, लेकिन ध्यान रहे यहां 2H प्लस हमें एक ही चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको तो हाफ कर दूं, इसको भी हाफ कर दूं, क्योंकि ये K प्लस भी क्या है मेरे पास, एक ही है। तो इन दोनों को हाफ कर दूं, तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को हाफ कर देता हूं। अब क्या करना है, मुझे सोल्व करना। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को तो ऐड कर दूं, 2 को माइनस कर दूं। तो चलो ऐड पहले करते हैं, 3 को पहले ऐड कर देता हूं। 3 का कितना है, Z। 3 को क्या मान लिया अपन ने, Z मान लिया, प्लस 1 को ऐड करना है तो क्या लिखा मैंने, x/2 माइनस y/2। सोल्व करूंगा, क्या आएगा, Z प्लस x माइनस y/2। क्या ऑप्शन ये मिल रहा है कहीं, x माइनस y/2 प्लस Z, मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने एनसीईआरटी के बेस पे लिए थे और नीट के पेपर में जो आ चुके हैं वो लिए हैं। तो आई थिंक पूरे क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे और पता चल गया होगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी या नीट के अंदर पेपर में हमें मिलेंगे, और आपको बार बार उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक तो कौन सा करना है, कोलराउस रूल वाला जो कि एप्लीकेशन है, मैंने बताया था। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ध्यान रखना है। तीसरा हमें डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE का ध्यान रखना है, और नैनसेट इक्वेशन का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और अगर आपको फिफ्थ अगर मान लो इंपोर्टेंट की ओर जाना है, तो फिफ्थ इंपोर्टेंट क्या रहेगा इस चैप्टर का, वो रहेगा आपके टाइप ऑफ फ्यूल्स, मतलब सेल्स की बात करता हूं, मतलब ड्राई सेल और मतलब लेट प्रोसेस सेल, और जो भी डिफरेंट टाइप की सेल्स है उसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में आपको जनरली
और डिपेंडेंस किस पे करना है आपको, डेल्टा एम और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन पे भी ध्यान रखना है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 से लेकर 10 टॉपिक आपको इसमें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना पूरा चैप्टर है, लेकिन उनको ज्यादा फोकस से पढ़ना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको उतना जितना निकालोगे उतना ज्यादा आपका टॉपिक है वो क्या करेगा, क्लियर होगा। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी केमिकल काइनेटिक्स की। बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।